So hello everyone, my name is Nikhil and today I am going to analyzing some online videos. Basically the videos of the experiment and some topics which are explained by the YouTube teachers. Okay, and the motive of this video is not to defame anyone, but just only to provide the correct information to the students. And also I'm not expert in these things, and I'm also an human being. Teachers are also an human being, so they can make mistakes. So we are just going to correct these mistakes at our level. I can also make mistakes. So if I do any mistake, please let me know in the comment box. And even though these teachers doing very good work, very brilliant work, they are teaching the concept by performing the experiment. But as I say, anyone can make mistakes. So we are going to review that mistake and going to correct it. Try to correct it basically. Okay, so let's start. So here this video is from Fun in Pathshala. Okay, and I think they are performing experiment on current के साथ खेल. This is the topic of the experiment. So let's see what is that. आज हम करंट के साथ खेलेंगे. खेलोगे क्या? स्विच लगाऊंगा तो आपको पता चलेगा ये बल्ब जल रहा है. और देखो ये बल्ब जल रहा है तो यहां से जल रहा है. ये तार देख रहे हो? तो इसमें भी करंट होगा. तो कोई इसे टच करके दिखाएगा हिम्मत वाला? आ जाओ तुम, दिखाना टच करके. एक ही टच करना. टच करो टच करो. और कोई घर पे ट्राई मत करना, नहीं तुम्हारा बल्ब जल जाएगा. नहीं आ रहा? अब देखो ये इससे कनेक्ट है ना. और कोई ट्राई करेगा क्या? कॉन्सेप्ट बताऊंगा इसमें करंट क्यों नहीं आ रहा. तुम नीचे वाला टच करके दिखा दो, क्योंकि एक यहाँ पे न्यूट्रल है, एक यहाँ पे फेस है. टच करना. छू छू छू. अरे नहीं लगेगा, मेरे पे इतना भरोसा. हटा लो. तो इसमें करंट नहीं आया, चाहे न्यूट्रल लो चाहे फेस. अगर एक वायर एक बार में छूओगे तो करंट, दोनों गलती से एक साथ छू लिए तो तुम्हारा बल्ब. ऐसा क्या है इसमें ना, एक वायर छूने से सर्किट कंप्लीट नहीं होता. जैसे मैंने इसे टच किया तो करंट इसी में से जाएगा, मेरी बॉडी में से एक्सपेरिमेंट के साथ पढ़ना है तो ये नोटिस पढ़ लो. जहां मैं एक्चुअली सर का एक्सपेरिमेंट 90% करेक्ट है, बट मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा. ठीक है, तो बच्चों ने एक एक वायर टच किया. सर ने कहा कि अगर आप एक वायर को टच करते हैं कुछ नहीं होता है, अंडर वन कंडीशन, इफ़ यू आर नॉट कनेक्टेड टू द ग्राउंड. आप बोल सकते हैं कि ये कॉमन थिंग है, बट अगर कोई 8वीं क्लास का बच्चा और 9वीं क्लास का बच्चा इस एक्सपेरिमेंट को दिखता है और वो जाता है और एक वायर को ओनली अपने टर्मिनल से टच कर लेता है, ठीक है, होम पावर आउटलेट के टर्मिनल से टच कर लेता है, और अगर वो आइसोलेटेड नहीं है ग्राउंड से, तो उसको बहुत खतरनाक शॉक लगने वाला है. तो इसमें ग्राउंड मेंशन होना चाहिए था. इफ़ यू आर नॉट कनेक्टेड विद द ग्राउंड देन यू टच एनी वायर सेफली. एंड इवन दो इफ यू टच अ न्यूट्रल वायर, इवन इफ यू आर standing on the ground with barefoot, so it is okay. But if you touch phase wire, then it may be dangerous. Okay, so let's see another video from this YouTube channel. Okay, so if you are not connected with the ground, then you can touch any of the wire. Okay, and you cannot touch both the wire together. Sir is right here. Okay, but the little bit of correction. So let's see another video. अपने बच्चों को इस तरीके से फिजिक्स पढ़ाओ. जो एसी करंट होता है ना, वो तार की सतह पर, सरफेस पर फ्लो करता है, अंदर फ्लो नहीं करता. लेकिन जो डीसी करंट होता है वो तार के अंदर भी फ्लो करता है. ऐसा क्यों? जैसे कि मान लो कॉपर वायर है, उसमें एसी करंट फ्लो हो रहा है, और एसी करंट क्या होता है, उसकी फ्रिक्वेंसी बदलती है. अपने भारत में 50 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी आती है, 220 वोल्ट का करंट आता है. तो फ्रिक्वेंसी बदलने से क्या है, एसी करंट की जो डायरेक्शन है वो ऐसे ऐसे बदलती है. एक्चुअली फ्रिक्वेंसी सर ने कहा कि बदलती है, बट फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट भी है 50 हर्ट्ज. तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट हो सकता था कि फ्रिक्वेंसी बदलती है और फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट है, वोल्टेज चेंज होता है और वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज होती है. ठीक है, तो डायरेक्शन बदलने से क्या होता है, जो आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनता है या एसी करंट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो भी बदलता है. और वही मैग्नेटिक फील्ड कारण बनता है मैग्नेटिक फ्लक्स को पैदा करने का. और जो वायर का बिल्कुल सेंटर वाला पोर्शन होता है, जैसे कि मान लो ये वायर है, इसके जो बिल्कुल सेंटर वाला पोर्शन है ये, उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत ज़्यादा होता है. और ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स होने की वजह से रिएक्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है. रिएक्टेंस ज़्यादा होने से रुकावट बहुत ज़्यादा पैदा होती है, इसीलिए बीच से करंट नहीं गुजरता, करंट गुजरता है सरफेस से. अब यहीं डीसी करंट में क्या है, फ्रिक्वेंसी ही नहीं बदलती, तो मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं बदलेगा, इसलिए जो करंट है वो कांस्टेंट तरीके से फ्लो होता रहता है. अब यहीं पे आपने देखा होगा, जो हमारे घर में तार होते हैं बहुत ही पतले 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 काट काट के अंदर डाले जाते हैं, इसलिए कि हर एक तार के सरफेस से करंट ज्यादा से ज्यादा बहे और हीट ज्यादा पैदा ना हो, बढ़िया तरीके से हमारे बिजली पहुंचे. बल्कि एक ऐसा सिंगल तार नहीं हो. और इसी को बोलते हैं प्रैक्टिकल एनालिसिस. प्रैक्टिकल पढ़ना तो फन पाठशाला ऐप पर आ जाओ.
अच्छा, इसका जो आंसर है मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियोस के आगे सिमिलर वीडियो आने वाली है उसमें बताऊंगा। एक बहुत सिंपल, एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है। ओके, यहाँ पे इसके इनफैक्ट इस कंसेप्ट का नाम है कि जो करंट है वो वायर के अराउंड ही फ्लो करेगा। बट क्या वो इतने लो स्केल लेवल पे एप्लीकेबल है, इसका आंसर मैं आपको आगे दूंगा। एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, आपको आगे ज़रूर पता चलेगा। बट हम नेक्स्ट वीडियो पे मूव करते हैं। आज हम पानी में जिंदा बिजली का तार एंड दिस वीडियो इज फ्रॉम फिजिक्स बाय पंकज सर। सो लेट्स सी। डालकर और उसमें अपना हाथ डाल के हम दिखाएंगे। हमारे पास यहाँ पे डिस्टिल वाटर है जिसका टीडीएस 0 है। देखो, हम टीडीएस एक बार चेक भी कर लेते हैं कंफर्मेशन के लिए कि हमको करंट ना मार दें। जी, 0 है। अब हमने क्या किया, इस तार को लिया और इसमें हम डालने जा रहे हैं। आप देखो, ये डिस्टिल वाटर है, कुचालक है विद्युत का, कोई धारा नहीं प्रवाहित हो रही है। एक बार उंगली डाल के भी चेक कर लेते हैं। चलो, कुछ नहीं हुआ। लेकिन आपको सख्त हिदायत है, आप अपने घर पे इस प्रयोग को मत करना, इसलिए कि हो सकता है जिसको आप डिस्टिल वाटर मान रहे हो सकता है उसका टीडीएस 0 ना हो, आपको करंट मार सकता है। आप घर पे इसको मत करना। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालते हैं, थोड़ा चला ताकि इसमें पूरा मिल जाए। अब इसको एक बार डाल के देखते हैं। ठीक, आपने देखा नमक डालते ही ये आपका गुड कंडक्टर बन गया एक प्रकार से, क्योंकि नमक डालने से इसके अंदर आयन उपलब्ध हो गए, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, और उनके चलने से यहाँ पे धारा बहने लगी। अब हमारी भी हिम्मत नहीं कि इसमें उंगली डाल दें। ओके, तो सर ने यहाँ पे एकदम आई थिंक करेक्ट बात कही है। बट मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ करेक्ट करना चाहूँगा। ठीक है, कि इस तरीके के एक्सपेरिमेंट मैंने बहुत सारे बच्चों को देते हैं परफॉर्म करते हुए कि सॉल्ट वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो वो क्या करते हैं, सॉल्ट वाटर लेते हैं, 230 वोल्ट उसके थ्रू पास कर देते हैं। यहाँ पे एक बात याद रखनी चाहिए कि सॉल्ट वाटर मतलब NaCl, जो उसमें से गैस इवेपोरेट होती है, इट्स मे बी क्लोरीन, मे बी नहीं, होती है क्लोरीन। ठीक है, सो इट इज़ क्लोरीन, और क्लोरीन गैस इज पॉइजनस। So if you are flowing a current, too much current from salt water, and if it's producing any type of gases, then it's may be very very harmful if you are under a close environment. तो इस तरीके के एक्सपेरिमेंट में ये प्रिकॉशंस आई थिंक थोड़ा सा बताना चाहिए बच्चों को, ताकि वो कुछ भी उठा के परफॉर्म ना कर दें। ठीक है, इवन दो दे मेंशन दैट डू नॉट ट्राई दिस एट होम, बट स्टिल आप उसका कॉज बता सकते हो। बट ग्रेट एक्सपेरिमेंट। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द अनदर वीडियो। बिजली के इन तारों को तो आप सभी ने देखा होगा। क्या आपने कभी सोचा कि यहाँ पे एक मोटा तार क्यों नहीं लगाया गया, पतले पतले कई तार क्यों लगाए गए? तो आपको जानकारी दें कि जो आपका एसी सप्लाई है उसका जो मैक्सिमम पार्ट है वो आपका तार का जो आउटर सरफेस है वहां से होकर फ्लो करता है, जिसको हम स्किन इफेक्ट भी कहते हैं। सामने स्क्रीन पर आप एक ऐसे तार का क्रॉस सेक्शन देख रहे हो जो एक मोटे तार से बना हुआ है। अब अगर करंट फ्लो करेगी तो केवल आउटर सरफेस से फ्लो करेगी, मिड में उसकर फ्लो नहीं करेगी। अगर हम उतनी मोटाई का कोई ऐसा तार लें जो पतले पतले कई महीन तारों से मिलकर बना हुआ है, तो जब उसमें करंट फ्लो करेगी तो हर महीन तार के आउटर सरफेस से होकर फ्लो करेगी। मतलब उतनी मोटाई में हम अधिक करंट को फ्लो करा सकते हैं। मतलब तार का रेजिस्टेंस घट गया। अब अगर कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। हाँ, तो अब वो आंसर देने का टाइम आ गया है, स्किन इफेक्ट। ओके, सो बेसिकली देखो, स्किन इफेक्ट होता है, मैं मानता हूँ, बट मैं आपको एक छोटा सा डिटेल देता हूँ। इफ़ वी टॉक अबाउट द कॉपर कंडक्टर, ठीक है, कॉपर कंडक्टर है एट द 50th फ्रिक्वेंसी, अगर आप स्किन डेप्थ कैलकुलेट करेंगे स्किन इफेक्ट की, तो वो 8 mm के अप्रोक्स आएगी। मतलब करंट शुड मस्ट फ्लो अंडर द डेप्थ ऑफ द 8 mm। जो हम घर में वायर यूज़ करते हैं, ठीक है, वो 2.5 mm, मैक्सिमम 3 mm तक जाता है। ठीक है, आप अच्छे से अच्छा कंडक्टर लो, 3 mm घर के लिए सफिशिएंट रहता है। अब जब स्किन डेप्थ ही 8 mm है तो 3 mm उसका क्या ही कर लेगा, मतलब 8 mm तक तो वो जाना ही है। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि सर ने कहा है कि हमारे जो केबल्स रहते हैं उसके अंदर बहुत सारे कंडक्टर्स रहते हैं, तो उनके सरफेस से करंट फ्लो होगा, इसलिए इतने सारे कंडक्टर्स हम यूज़ करते हैं। अगर आप बात करते हो हाई वोल्टेज लाइन्स की, उसमें हम बंडल ऑफ कंडक्टर्स यूज़ करते हैं, तो वो आइसोलेटेड रहता है, हर एक कंडक्टर दूसरे से आइसोलेटेड रहता है। ठीक है, तो उसके सरफेस से करंट फ्लो करता है, मानते हैं। बट यहाँ पे आइसोलेशन नहीं रहता इन वायर्स के बीच में, दीज आर जस्ट शॉर्टेड टू ईच अदर। ओके, मेन रीज़न जो होता है इस तरीके की केबल्स बनाने का, तो केबल में फ्लेक्सिबिलिटी हम बना सकें, फ्लेक्सिबल केबल बना सकें। ओके, ताकि वो हमारे पाइप्स के थ्रू इजीली पास हो जाए। दैट्स द मेन रीज़न बिहाइंड इट। ओके, बट दैट्स नॉट, स्किन इफेक्ट इतने छोटे लेवल पे काम नहीं करता। अगर काम करता है एट अ हायर फ्रिक्वेंसी लेवल, अगर फ्रिक्वेंसी आपकी बहुत ज़्यादा है देन इट विल वर्क, बट 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी नो इट डजंट। और ये केबल का तो बिल्कुल गलत है आई थिंक। हम मल्टीपल कंडक्टर यूज़ करते हैं केबल को सॉफ्ट बनाने के लिए, फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, ना कि उसके सरफेस से करंट फ्लो हो सके, बिकॉज दे आर शॉर्टेड, इंसुलेटेड है ही नहीं ना वो, आप खुद लॉजिक से सोच सकते हो, दे आर शॉर्टेड। सो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन था। चलो अब आगे बढ़ते हैं। कल मैंने एक शॉर्ट बनाया था जिसमें टीचर को मैं
आई थिंक अभी तक ऐड क्यों नहीं आया, आई एम थिंकिंग। जरा बताया कि गलत कॉन्सेप्ट को मैंने सही किया था, कमेंट में लोग शुरू ओके, तो सर भी गलत कॉन्सेप्ट को सही करते हैं, तो आई थिंक सर को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हमारे ऐसे वीडियो बनाने से। ओके चलिए। शुरू हो गए कि सर आप गलत हो, वो सही है। कई लोगों ने कहा कि नहीं वो गलत है, आप सही हो। तो मैंने सोचा क्यों ना इस डाउट को एक प्रैक्टिकल के माध्यम से क्लियर कर दिया जाए। हमने यहाँ पे आईएसआई मार्क का हमने एक मीटर लिया, और फिर ये 180 मीटर लंबा तार है, उसके बाद हमने यहाँ पे एमसीबी लगाई, और फिर ये आपका 90 मीटर लंबा तार, और उसके बाद हमने यहाँ पे लोड दिया। फेज का इंडिकेटर आपको दिखाई दे, हमने स्टूडियो की लाइट को हमने कम कर दिया है, अपने सिस्टम को ऑन करते हैं और अपनी नजर आप फेज इंडिकेटर पे रखना। अब हम अपने एमसीबी को ऑफ करते हैं और 10 मिनट का फास्ट फॉरवर्ड फिर दिखाते हैं आपको। आपने देखा एमसीबी 180 मीटर दूर लगी है, और ऑफ होने पर फेज का इंडिकेटर एक बार भी ब्लिंक नहीं किया। आपको डाउट क्लियर हो गया ना? उस वीडियो में बताया गया, कई लोगों ने सपोर्ट में कमेंट भी किया कि सर यहां से लेकर एमसीबी तक। तो ओके, तो खान सर का वीडियो जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ। उन्होंने कहा था कि अगर मीटर लगाए उससे दूर आपकी लाइन आती है, ठीक है, तो आप चलाएं लोड या ना चलाएं, और लाइन का रेजिस्टेंस की कारण जो है वो कुछ ना कुछ करंट कंज्यूम करेगा, तो आपका बिल आएगा, ठीक है। एक्चुअली अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है कि खान सर गलत थे, क्योंकि करंट अगर सर्किट पूरा नहीं है तो करंट कैसे फ्लो करेगा। बट अगर हम थ्योरेटिकल बिल्कुल बेस लेवल पर बात करें, बिल्कुल क्वांटम लेवल पर अगर जाके बात करें, तो खान सर भी बेचारे उतने गलत नहीं थे, बिकॉज देर इज़ अ नेम कैपेसिटेंस, ठीक है। तो कैपेसिटेंस के कारण थोड़ा सा लीकेज करंट हो सकता है ड्यू टू अल्टरनेटिंग करंट, थोड़ा सा, मैं ये बोला मीटर उसको नोटिस करें, बट टेक्निकली वो भी सही है। बट सर यहाँ पे ज़्यादा सही है, अगर सर्किट पूरा नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। बट खान सर भी एक हिसाब से देखा जाए तो उनको प्रूव गलत बोलना ठीक नहीं रहेगा। आई थिंक कैपेसिटेंस के कारण हो सकता है, उसको मेंशन कर देना चाहिए था वहाँ पर। वो इतना नहीं रहता है, मिलीएम्स माइक्रोएम्स आई थिंक। ओके, वी कैन नेग्लेक्ट इट। तो यहाँ पे सर सही है, बट मैं आपको बता रहा था कि आपको कंसेप्ट दोनों पता होने चाहिए। ओके, सो लेट्स मूव ऑन अनदर वीडियो। हमारे हाथ में बिजली के 2 लाइव वायर हैं, और इनको अपने हाथों से मैं छू के दिखाऊंगा। फिर आप कहोगे कि सर आपने अलग अलग तार टच किया है, दोनों को एक साथ मिला के तब टच करके दिखाइए। तो आप देखो, जानते हो कैसे हो पाया? मान लो फेस पे 220 वोल्ट है, हमने इसको अपने हाथ से टच किया, मेरी पूरी बॉडी 220 वोल्ट पर है, मेरी पूरी बॉडी में पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, इससे हमको करंट नहीं मारा, क्योंकि मैं स्वेटर बैठे हुए हैं। वहीं पे 0 वोल्ट पर है, अगर मैं स्वेटर ना भी बैठे होते तो भी हमको करंट मारता। लेकिन ध्यान है, अगर एक हाथ से हम इस तार को फेज को और एक हाथ से इस तार को न्यूट्रल को टच कर ले, तो भले मैं स्वेटर बैठा हूं फिर भी हमको करंट मारेगा। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में पोटेंशियल डिफरेंस आ चुका होगा। अच्छा, दोनों को टच कराया इसे, उसके बाद मैंने इसको हाथ से टच किया, फिर भी हमको करंट नहीं मारा। कारण क्या? जो भी इसका पोटेंशियल होगा, क्योंकि मैं स्वेटर बैठे, हमारी पूरी बॉडी उतने पोटेंशियल पे आ गई, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं था, इससे हमको करंट नहीं मारा। इस प्रैक्टिकल को कभी अपने घर पे ट्राई मत करना, दुर्घटना हो सकती है। ओके, सो यहाँ पे सर का एक्सपेरिमेंट सही था, और इसमें कोई डाउट भी नहीं है और ना इसमें कोई गलती है। बट मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, अगर मैंने फेज वायर और न्यूट्रल वायर को आपस में टच कर दिया, तो अब जो जॉइंट है वो जॉइंट फेज है या न्यूट्रल है? ये आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए। आपको क्या लगता है? सर ने न्यूट्रल लिया, सर ने फेज लिया, उन दोनों को जोड़ दिया। अब ऐसा तो है नहीं फेज और न्यूट्रल साथ में, या तो वायर फेज होगा या फिर वायर न्यूट्रल होगा, ठीक है। तो ये आपको आई थिंक कमेंट करना चाहिए, सोचना चाहिए इस क्वेश्चन को, बिकॉज अगर वो न्यूट्रल है तो अब मैं उसको पकड़ के ज़मीन पर खड़ा हो सकता हूँ, लेकिन अगर वो फेज है तो अब मैं उसको पकड़ ही नहीं सकता, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। आई थिंक वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, 13 मिनट अप्रॉक्स। चलो फिर भी देख लेते हैं। पंखा तो आप सभी के घरों में होगा, और उसमें रेगुलेटर भी होगा। अगर आप सोचते हो पंखे को धीमा चलाएंगे तो बिजली की बचत होगी, तो आप बिल्कुल गलत हो। अगर आप सोचते हो कि धीमा चलाएंगे बिजली की बचत नहीं होगी, तो भी आप गलत हो। आप भी कहोगे कि सर 2 तरह की बात कर रहे हैं। हम 2 तरह की बात कर रहे हैं, क्योंकि रेगुलेटर भी 2 तरह का होता है। ये पुराने जमाने का रेगुलेटर पंखे की स्पीड को कम करने के लिए सर्किट में रेजिस्टेंस डाल देते हैं, और रेजिस्टेंस बढ़ा के पंखे की स्पीड को कम कर लेते हैं। तो आपको लगता है यहाँ पे स्पीड कम कर लिया, बिजली की बचत हुई, वो बचत नहीं हुई, वो बिजली यहाँ पे हीट के रूप में प्रोड्यूस हुई बाहर। ये आजकल का रेगुलेटर जो कि सिर्फ इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। यहाँ पे नाम घुमाने से नरम लोहे की रॉड होती है जो अंदर की तरफ जाती है, और जैसे अंदर जाएगी एल का मान बढ़ेगा, एल का मान बढ़ेगा, वाई का मान घटेगा, पंखे की स्पीड यहाँ पे कंट्रोल हो जाएगी। यहाँ पे एनर्जी लॉस नहीं होता है, क्योंकि सर्किट में किसी प्रकार के रेजिस्टेंस का इस्तेमाल हम नहीं करते। अगर आप वास्तव में बिजली की बचत करना चाहते हो, तो पुराने जमाने का रेगुलेटर आपके घर में लगा हुआ है, आप उसको तुरंत निकलवा दो। और आजकल जो स्मूथली चलते हैं रेगुलेटर इंडक्शन बेस्ड होते हैं, आप उसी का इस्तेमाल करो। एक्चुअली यहाँ पे सर थोड़े से गलत हैं। सर ने कहा कि रेजिस्टेंस बेस यूज़ करते हैं, रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं सीरीज़ में, तो हीट अप होता है रेजिस्टर, और वो हम हीट वेस्ट कर रहे होते हैं, एनर्जी बचा नहीं होते हैं। बट यहाँ पे सर गलत है। अगर हम किसी सीरीज़ में रेजिस्टेंस ऐड कर रहे हैं तो बेसिकली हम करंट को डिक्रीज़ कर रहे हैं। अगर हमने करंट को डिक्रीज़ किया तो I²R पावर भी हमारी कम कंज्यूम होनी चाहिए, क्योंकि कम कंज्यूम होगी। ऑब्वियसली रेजिस्टेंस जो है कुछ हीट के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेगा, बट नॉट दैट मच। हम अभी भी एनर्जी सेव कर रहे होंगे, थोड़ी कम एनर्जी सेव कर रहे होंगे, बिकॉज ऑब्वियसली रेजिस्टर हीटअप होगा, बट हम एनर्जी को सेव कर रहे होंगे, ठीक है, एज कम्पेयर टू अगर हम पंखे को फुल स्पीड पे चलाएं। बिकॉज सपोज एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर हम 100 किलो ओम का रेजिस्टेंस लगा देते हैं, तो अकॉर्डिंग टू सर वो तो पंखा तो रुकेगा नहीं, फिर भी हम 100% एनर्जी यूज़ कर रहे होंगे। सो दैट्स नॉट वर्क लाइक दैट। सो अगर हम रेजिस्टेंस ऐड करते हैं, यस हम एनर्जी कम सेव करेंगे, बट हम एनर्जी सेव करेंगे इफ वी कंपेयर इट विथ द फैन इज रोटेटिंग ऑन फुल स्पीड। वन मोर थिंग,
सर ने जो बताए वो दोनों ही पुराने मेथड है, ठीक है। इंडक्टिव कॉयल वाला है वो भी अप्रोक्स रेजिस्टेंस के तुरंत बाद ही आ गया था आई थिंक, बिकॉज उसमें है क्या, दैट्स जस्ट इंडक्टर कॉयल। तो जो नए ज़माने के रेगुलेटर्स हैं वो वर्क करते हैं ट्राइएक बेस्ड रेगुलेटर जिनको हम बोलते हैं, वो हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग पे काम करते हैं बेसिकली, सॉरी हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग नहीं, चॉपिंग पे काम करते हैं, ठीक है। चॉपिंग वैसे हम वेवफॉर्म को चॉप कर देते हैं, ठीक है। तो जो आरएमएस वोल्टेज रहता है और जो सॉरी एवरेज जो वोल्टेज रहता है, एवरेज जो पावर रहती है वो कम हो जाती है, ठीक है। सो उसका यूज़ करें अगर आपको एनर्जी बचानी है तो, या फिर आप कैपेसिटर बेस्ड रेगुलेटर का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इंडक्टर का अगर देखा जाए तो टेक्निकली वो पावर फैक्टर को रिड्यूस करेगा, माइन्यूट रहेगा बट मे बी इट विल रिड्यूस, ओके। सो आगे बढ़ते हैं। एक फिल्म आई थी 3 इडियट, हमने भी देखा, आपने भी देखा होगा। उसमें एक सीन दिखाया गया था कि आमिर खान जो रेंचो बना था, उसका सीनियर उसकी रैगिंग करना चाह रहा था। ओके, सो इसमें वही है कि आप सॉल्ट वाटर को देते हैं तो करंट लगता है कि नहीं लगता, तो इसका डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएंगे, ठीक है। सो बेसिकली मैं बता देता हूँ कि उस मूवी में एक छोटा सा फ्लो मुझे लगा कि वो जो बंदा बेचारा वहाँ पे कर रहा था, जो कि उसको शौक लगा, ठीक है, तो उसने चप्पल पहनी हुई थी, तो टेक्निकली इसको शौक नहीं लगना चाहिए था, बट वो फिल्म है तो लगा। तो ये सिंपल वही एक्सपेरिमेंट है, हम इसको बाईपास कर सकते हैं बिकॉज वीडियो आज हम आपको समझाएंगे कि डीसी मोटर कैसे काम करता है। इसके लिए हमने तांबे का एक लंबा सामने तार लिया और तार को मोड़ के हमने कॉइल बनाया। कॉइल में 2 सिरे होंगे, एक सिरे पे एक रॉड, दूसरे सिरे पे दूसरी रॉड, और दोनों रॉड को बिल्कुल एक सीध में किया, लेकिन ध्यान दें दोनों रॉड आपस में टच न करें, बीच में इंसुलेशन लगा रखा है। ये सिस्टम तैयार हुआ। अब इसमें करंट फ्लो करानी है, इसके लिए हमने क्या किया, 2 स्टैंड लिया, नहीं कुछ हमने रिंच ले लिया, रिंच को हमने इसी पे सीधा स्ट्रेट करा दिया और नीचे में एक मैग्नेट लगाया। अब ये मैग्नेट हम ऊपर लगाएंगे क्योंकि बीच में मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म हो सके। अब इसको उठा के इसको रखेंगे ऐसे, ठीक। इसके बाद इसको सप्लाई देंगे, अब घूमना शुरू कर देगा। चलिए करके देखते हैं। अब हमने इसको 12 वोल्ट की डीसी सप्लाई दे दिया, ऊपर मैग्नेट लगाएंगे, इसलिए लगाएंगे जो मैग्नेटिक फील्ड हमारा है वो नीचे से ऊपर की तरफ स्ट्रेट रहे। उसके बाद इसको हल्का रोटेट कराएंगे और जब तक एक बार रोटेट कराएंगे ये लगातार घूमता रहेगा। हमारा जो डीसी मोटर है वो इसी सिद्धांत पे कार्य करता है। और इसके किनारे आप पहिया जोड़ दो, इलेक्ट्रिक कार बन गई। एक्चुअली सर सही है, यहाँ पर उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया, उसमें किसी कुछ दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, बट इसमें एक छोटी सी दिक्कत है और मैं चाहूँगा कि वो आप कमेंट करें कि इसमें दिक्कत है कहाँ पे, ठीक है। डीसी मोटर में हम एक डिवाइस का यूज़ करते हैं जो कि एक तरीके से मैकेनिकल रेक्टिफायर होता है, आप ये बोल सकते हैं मैकेनिकल रेक्टिफायर और मैकेनिकल इन्वर्टर, आप उसको जो बोलना चाहे बोल सकते हैं, बट यहाँ पे वो चीज़ कहाँ पर है, ठीक है। तो मैं चाहूँगा आप ये कमेंट करें, थोड़ा सोचें, अपने दिमाग पे जोर डालें, हम आगे बढ़ते हैं। आज आपको आपके पीने वाले पानी की एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहे हैं कि आप भी सोचोगे आखिर हम पी क्या रहे हैं। देखो जनरली पानी का जो टीडीएस होना चाहिए पीने वाले पानी का, वो 100 से 250 के बीच में होना चाहिए। हमारे एक नल है जिसका पानी का टीडीएस 250 से भी ऊपर है, हमने उस पानी को यहाँ पे लिया हुआ है, पीने लायक पानी है, पी के दिखाते हैं। एक 9 वोल्ट की बैटरी इसमें डाल देते हैं, इस पानी को हमने एक बीकर में डाल दिया, अब बीकर में पहले से हमने 2 इलेक्ट्रोड लगा रखा है और एक अडाप्टर लगा रखा है जो 12 वोल्ट की डीसी सप्लाई देता है, इसमें डालते हैं। अब देखते हैं आखिर होता क्या है इसमें। ये प्रोसेस थोड़ा टाइम टेकिंग है, तो हम कैमरे को रिकॉर्डिंग पे लगाते हैं, सामने से हट जाते हैं। ये देखिए पानी का क्या हो गया हाल। ये कोई गंदगी नहीं है बल्कि पानी के टीडीएस है, इसमें तमाम ऐसे टीडीएस है जो हमारी बॉडी के लिए काफी हेल्पफुल है। लेकिन ध्यान रहे पानी का टीडीएस 50 से कम नहीं होना चाहिए और 250 से अधिक ना होने पाए। एक्चुअली इस एक्सपेरिमेंट का मैं सिग्निफिकेंस समझ नहीं पाया कि सर समझाना क्या चाहते थे। मतलब मुझे पानी के टीडीएस के बारे में समझना है, या फिर वो बैटरी डाल दी, मतलब आपने बैटरी डाल दी तो ये भी हो सकता है बैटरी के अंदर से केमिकल आ जाए, बट स्टिल ठीक है, आपने एक में बैटरी डाल दी और एक में आपने 12 वोल्ट डीसी दे दिया। मतलब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि सर एक्चुअली करना क्या चाहते हैं। या तो आप दोनों को 12 वोल्ट सप्लाई दे दो पैरेलल में लगा के, ठीक है, टीडीएस तो सेम रहेगा, बट एक के अंदर बैटरी डाल दी, एक को 12 वोल्ट दे दिया। कुछ अच्छे भी मॉलिक्यूल्स है, कुछ बुरे भी हैं, बट रिजल्ट मुझे समझ में नहीं आया कि करना क्या है एक्चुअली उसका। उसमें ज़्यादा ख़राब पानी कौन सा है, अब बैटरी वाला ज़्यादा ख़राब है या फिर इसको आपने 12 वोल्ट डीसी दिया वो ज़्यादा ख़राब है, या फिर दोनों ही ख़राब है। रिजल्ट कुछ नहीं निकला आई थिंक, बाकी समझ में थोड़ा कम आया है इसी वाला एक्सपेरिमेंट। चलो ये देखते हैं, ये मज़ेदार एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, ये इसको देखने में मज़ा आएगा। हमारे हाथ में एक विंड टरबाइन है जिसे पवन चक्की भी आप कहते हो। अपने हाथों से इसको मैंने खुद बनाया है और इससे हम बिजली जनरेट करके आपको दिखाएंगे। इसको चलाने के लिए बहुत तेज हवा चाहिए, इसलिए हम बिल्डिंग के 4th फ्लोर पे आ चुके हैं। एक रॉड भी हमने लिया हुआ है, इस रॉड को सीधा ऊपर खड़ा करेंगे और ऊपर ऊंचाई पे जाएगा। जब ये घूमेगा तो इससे इलेक्ट्रिसिटी का आपका जनरेशन होगा। अब इसको ऊपर लेके चलते हैं, जितनी ऊंचाई पे जाएगा उम्मीद है कि उतनी ज़्यादा इसको हवा मिलेगी और उतना तेज घूमेगा। आप देखो काफी तेजी से घूम रहा है और इससे जो कनेक्टेड वायर नीचे आया है इसमें अपनी सर्किट लगाएंगे क्योंकि वो कांस्टेंट स्पीड से नहीं घूम रहा है, इसे कांस्टेंट सप्लाई नहीं दे रहा है, हमारा मोबाइल खराब भी हो सकता है। हमने एक सर्किट लगा रखा है जिससे थोड़ा कांस्टेंट हमको वोल्टेज मिलेगा। अब हम इसे मोबाइल में लगा के दिखाते हैं। ओके, अब यहाँ पे मेरा एक डाउट है। सर ने पहले नंबर तो पंखा कांस्टेंट किया, वो बहुत धीरे घूम रहा था, डीसी मोटर थी, ठीक है, वो डीसी मोटर घूम रही थी। डीसी मोटर आई डोंट नो कि इतना वोल्टेज जनरेट कर पा रही है इतनी कम स्पीड पे, बट चलो मान लेते हैं कर पा रही है, ठीक है।
तो मुझे कोई ये एक्सप्लेन करो कि सर ने ऐसा कौन सा सर्किट लगाया कि यहाँ पे बॉक हाई स्पीड चार्जिंग होने लगी है। बॉक आई थिंक वोल्टेज ओपन लूप मल्टी स्टेप कांस्टेंट करंट चार्जिंग। ओके, इसके लिए एक सिंपल अलग से माइक्रो कंट्रोलर ऐसी चाहिए होती है आपके लिए, आपके चार्जर में, ताकि वो बॉक चार्जिंग को सपोर्ट कर सके। ठीक है, अब आई डोंट नो सर ने ऐसा कौन सा सर्किट लगाया यहाँ पे कि आप तार लेके आए दो ऊपर से, आपने उसको एक सर्किट में लगाया, जो कि आपने इसलिए लगाया कि कांस्टेंट करंट नहीं दे रहा था, ठीक है, या कांस्टेंट स्पीड से नहीं घूम रहा था। ठीक है, तो आपने मे बी कैपेसिटर लगा सकते थे आप सिंपली एक। ठीक है, तो बट ठीक है चलो, तो सर ने यहाँ पे एक सर्किट लगाया जो कि वॉक चार्जिंग हाई स्पीड चार्जिंग प्रोवाइड कर रहा है, और सर ने इसको छुपाया भी नहीं। आप सर एक नॉर्मल चार्जर ले सकते थे, उससे चार्ज करके दिखा सकते थे मोबाइल को, हमको भरोसा हो जाता आप पे, हम मान लेते कि जो पंखा है वो अब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। बट वॉक हाई स्पीड चार्जिंग, दैट नॉट एक्सेप्टेबल। अब जो व्यक्ति इस फील्ड में काम करता है, चार्जिंग की फील्ड में, वो मुझसे आके कहेगा निखिल भाई आप गलत बोल रहे हो, ज़रूरी थोड़ी है बॉक चार्जिंग को माइक्रो कंट्रोलर से दिया जाए। एग्जैक्टली मैं भी यही बोल रहा हूँ कि बॉक चार्जिंग जो है उसको अगर आपको मिमिक करना है, ठीक है, उस प्रोसेस को आपको मिमिक करना है, इस तरीके का आपको सिग्नल चाहिए, तो जनरली जो आपको ट्रेन में चार्जर बेचती हुई मिल जाएंगे, उसके अंदर जो क्ले निकलती है, उन वाले चार्जर्स में क्या यूज़ करते हैं वो लोग, वो डेटा 1 D+ और D- को एक फिक्स कांस्टेंट वोल्टेज पर सेट कर देते हैं कुछ इस तरीके से कि फ़ोन को ऐसा लगे कि यस वॉक चार्जिंग ये चार्जर सपोर्ट करता है, उसके थ्रू करंट और वोल्टेज डिसाइड करके वो कुछ तो करते हैं, मतलब आई डोंट नो, बट हाँ मिमिक कर सकते हैं। बट यहाँ पे सर ने कौन सा, आई डोंट नो, कि यहाँ पे 2 वायर आने चाहिए थे +- 5 वोल्ट। सर आप कर सकते थे वोल्टेज रेगुलेटर IC का यूज़ 7805, जो कि आपको 5 वोल्ट कॉन्स्टेंट दे सकती थी, आप कैपेसिटर का यूज़ कर सकते थे। बट सर ने यहाँ पे किया है एक आई थिंक चार्जर का यूज़, और चार्जर कोई पता नहीं सर कहाँ से पावर दे रहा है, कोई चार्जर को चाहिए 230 वोल्ट AC, एटलीस्ट 110 वोल्ट DC तो उसको चाहिए ही चाहिए। स्टिल वॉक चार्जिंग सपोर्ट कर रहा है विदाउट माइक्रो कंट्रोलर IC। सर प्लीज़ प्लीज़ सर। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा गलत है, हो सकता है सर का चार्जर का सर्किट कुछ ऐसा हो जो बॉक्स चार्जिंग सपोर्ट करो, आई डोंट नो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। हमारे हाथ में एक पतंग है जिसमें हमने एल्युमिनियम फाइल लगा रखी है और यहीं से हमने कॉपर वायर जोड़ रखा है। सामने यहाँ पे अर्थिंग है, पतंग को हम उड़ाएंगे और जानते हो डोर की जगह पे कॉपर वायर का इस्तेमाल करेंगे, और जब पतंग ऊपर जाएगा तो आसमान और धरती के बीच के वोल्टेज को हम नापने की कोशिश करेंगे। आइए इस कॉपर वायर से पतंग उड़ाते हैं। हमने कॉपर वायर से पतंग को ऊपर उड़ा दिया। आइए अब कॉपर वायर और अर्थिंग के बीच के डिफरेंस को नापते हैं कि कितना वोल्टेज है। पतंग उड़ाने को हमने किसी और को दिया, एक तार अर्थिंग पे एक तार यहाँ पे, लगभग 1900 मिली वोल्ट, मतलब 1.9 वोल्ट। जानते हो वोल्टेज हमको क्यों मिला? अंतरिक्ष से अनेकों किरणें धरती पर आती हैं, कॉस्मिक किरण उनमें से एक है जिनकी पेनिट्रेटिंग पावर मतलब वेदन क्षमता बहुत अधिक होती है, और ये किरणें वायुमंडल के अणुओं परमाणु जब टकराती हैं तो उनसे इलेक्ट्रॉन अलग कर देती हैं, और जिन अणुओं परमाणु से इलेक्ट्रॉन अलग हो जाता है वो धनायन बन जाता है। हमारे वायुमंडल में तमामों इलेक्ट्रॉन और तमामों धनायन पहले से मौजूद है, और उन्हीं के कारण वहाँ पे क्या विभव मिला, पोटेंशियल मिला, और यहाँ पे अर्थिंग 0 पे, दोनों के बीच के डिफरेंस को हम वोल्टेज बोल रहे हैं, जिसको नाप के दिखाया, लगभग 1.9 वोल्ट के आसपास आया। जितनी ऊंची पतंग जाएगी उतना ज्यादा हमको वोल्टेज मिलेगा। तो सर पतंग को अंतरिक्ष में भेज के फ्री एनर्जी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, आई थिंक। देखो मैं बताता हूँ, सर ने यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट किया उस पर मुझे कोई शक नहीं है, वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, बट जो अणु कणु इलेक्ट्रॉन्स, आई डोंट नो सर ने क्या क्या मुझे कहानी सुनाई, कॉस्मिक रेस कॉस्मिक बल्ट, इतना ज़रूरत नहीं थी। एक्चुअली आप ये भी बोल सकते थे कि हवा है, फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी, जो फ्रिक्शन है वो हमारी एल्यूमिनियम प्लेट से हवा पास होती हुई जाएगी, फ्रिक्शन के कारण स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जिसके कारण वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है, सिंपली बात है। अब ये मेरे पास मल्टीमीटर है, ठीक है, अब इस मल्टीमीटर को क्या करूं, मैं यहाँ पे मिली वोल्ट पे सेट करूं, होपफुली आपको दिख रहा हो नहीं दिख रहा हो, अगर मैं इसको मुंह में डाल दूं, ठीक है, और अपने हाथ से पकड़ूं, 1.1 वोल्ट, $1100 मिली वोल्ट। तो क्या मेरे अंदर क्या कॉस्मिक रेज इलेक्ट्रॉन्स ये सब कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा ना। आप बोल सकते हो कि आपके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट है, ये है वो है, तो एग्जैक्टली मैं भी यही बोल रहा हूँ कि मेरे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल कुछ अलग हो सकता है, वहाँ का पोटेंशियल कुछ अलग हो सकता है, मेरे पूरी बॉडी का पोटेंशियल कुछ अलग लेवल पे हो सकता है ड्यू टू ग्राउंडिंग और सम इन्वायरमेंटल इफेक्ट। बट क्या ये कहानी सुनाना ज़रूरी है कि कॉस्मिक रेज आए? तो मैं भी, मेरा कंक्लूजन यही है कि
फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस हो सकती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्लेट पे आ सकती है, कैपेसिटिव इफेक्ट शो कर सकता है, बट कॉस्मिक इलेक्ट्रॉन में भी सर सही हो, बट इतना ज़रूरी नहीं था, इतना ज़रूरी नहीं था आई थिंक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। सामने का अरेंजमेंट आपको दिख रहा है, लग रहा होगा कोई भविष्य बताने वाली कोई मशीन है। अभी सर इसी के अंदर झांक के बताएंगे किस बार आरसीबी आपका आईपीएल जीतेगी कि नहीं जीतेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये प्लाज्मा जनरेटर है। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये वीडियो मैंने क्यों लगाई। सो देखो ऐसा है कि सही है, प्लाज्मा जनरेटर है, बट इन चीज़ों में मैं एक बार बता देता हूँ, ये हाई वोल्टेज प्लाज्मा जनरेटर्स जो होते हैं, ठीक है, ये उतने भी सेफ़ नहीं हो सकते अगर बिल्कुल हम टेक्निकल लेवल पे जाएँ तो। ठीक है, प्लाज्मा बहुत हाई वोल्टेज और हाई टेम्परेचर पे जनरेट होता है, और अगर इसके बगल पास में आप ये ऐसा वैक्यूम ट्यूब के अंदर है और इसके आसपास आप टंगस्टन रखते हैं, अंदर ही मेटल का भी एक पीस है, तो ये एक्सरेज भी जनरेट कर सकता है। बहुत कम मात्रा में करेगा, मे बी इट इज़ नॉट हार्मफुल, बट इट्स कैन जनरेट एक्सरे। सो आप इसको लॉन्ग टर्म में यूज़ करते हैं, कोई बच्चे इसको लॉन्ग टर्म में यूज़ करता है। आई डू नॉट पर्सनली रिकमेंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स और ऑल ऑफ दीज टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। इवन तो मैं भी हाई वोल्टेज के साथ काफ़ी एक्सपेरिमेंट करता हूँ, बट अंडर द वैक्यूम ट्यूब, जैसे कि ये है वैक्यूम टाइप का कुछ लग रहा है मेरे लिए, और उसके अंदर मेटल का इतना बड़ा पीस है। आई डोंट नो विच मेटल्स दे आर यूजिंग, इफ दिस इज कमर्शियल वन सो ये सेफ होगा, आई थिंक सो, बट स्टिल प्लीज डू नॉट ट्राई दीज टाइप्स ऑफ प्लाज्माज और डू नॉट टच विद हैंड। इसका इट कैन जनरेट एक्सरेज। जो हम इंडस्ट्रियल लेवल पर एक्सरेज यूज़ करते हैं वो कुछ इस तरीके से फॉर्म होती हैं। ठीक है, मे बी आई एम रॉन्ग, बट एक्सरे ये जनरेट कर सकता है। ठीक है, अब ये तो हमने देखी हाई स्कूल फिजिक्स और हाई स्कूल टीचर्स। अब हम तो कुछ कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स टीचर्स को दे भी सकते हैं। और अनदर, मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ ये वीडियो चलाने से पहले, द मोटिव इज़ टू प्रोवाइड अ करेक्ट इन्फॉर्मेशन टू द स्टूडेंट, बिकॉज ये जो वीडियोस में किसी पे 10 मिलियन 12 मिलियन 1 मिलियन 2 मिलियन 1 लाख 2 लाख 20 मिलियन के आसपास, एक खान सर की जो वीडियो मैं अगली चलाने वाला हूँ वो 20 मिलियन व्यूज़ क्रॉस करी है। तो ये जो स्केल है ट्रांसफ़र ऑफ फेक कंसेप्ट फेक कंसेप्ट नहीं कहेंगे, बट जो क्वालिटी है वो इतनी गुड नहीं है एक्सप्लेनेशन की। ओके, क्वालिटी इट मीन्स कि इतना रिलायबल आप एनालॉजी नहीं दे पा रहे हो, जो भी आप एनालॉजी दे रहे हो या फिर जो भी आप एक्सपेरिमेंट बता रहे हो, कंसेप्ट बता रहे हो। ठीक है, बट स्टिल हम देख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, बिकॉज देखो आई एम जस्ट अ स्टूडेंट, और अगर मैं इनमें कुछ गलतियाँ निकाल पा रहा हूँ तो ये बहुत दिक्कत वाली बात है, टीचर्स के लिए भी, अपने बच्चों के लिए भी, और इंडिया के लिए भी थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। क्योंकि हाँ, मैं मानता हूँ ये हाई स्कूल लेवल फिजिक्स है, बट बच्चे आगे आएंगे, पढ़ेंगे, फिर सिखाएंगे यार सर ने तो गलत पढ़ा दिया था, मतलब। ठीक है, तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। तो पहले मैं ये नहीं बोल रहा कि आप पूरा एक्सप्लेन करो या पूरा आप बताओ बच्चों को कि नहीं ये बिल्कुल इंजीनियरिंग लेवल पे आप पढ़ा दो, नहीं, मुझे पता है तब बता भी नहीं सकते, शॉर्ट वीडियो में कवर करना वो पॉसिबल भी नहीं है, बट उनको एक एटलीस्ट इतना नॉलेज आप दे सकते हो। जैसे ये वीडियो थी, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सर ने सिर्फ बताया प्लाज्मा जनरेटर के बारे में, जो मेरी तरफ से इन्फॉर्मेशन मुझे एड ऑन लगी वो मैंने बता दी। ठीक है, बट कुछ वीडियोस थी जिनमें बिल्कुल ही, जैसे स्किन इफेक्ट वाली वीडियो हो गई, तो उनमें बिल्कुल ही कंसेप्ट अलग हो जाता है, फैन रेगुलेटर वाली बात हो गई, तो उसमें आप सीधा सीधा झूठी बोल रहे हो एक तरीके से। सो प्लीज़, क्योंकि चैट जीपीटी का ज़माना है, कोई भी ऑनलाइन वेरीफाई करके आपको कल को गलत प्रूफ कर सकता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट वीडियो, द वीडियो ऑफ खान सर। एटलीस्ट ऐड आई, चल ठीक है, मुझे लगा पता नहीं यूट्यूब को क्या हो गया। इक्विपमेंट OHE वायर, इसको मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूं। फेज वायर के रास्ते से करंट आता है। वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है, तो पूरी वीडियो में कवर करने नहीं वाला, इसको 2 में मैं रैप अप करता हूं, क्योंकि ऐसे ढूंढने गया ना, अभी मैंने सिर्फ 2 यूट्यूब चैनल लिए हैं इससे पहले। ठीक है, उसमें ही मैंने इतनी वीडियो निकाल दी, तो समझो ऑनलाइन कितना कंटेंट पड़ा है। निकल गया तो फिर फायदा, अगर इस पर रिस्पॉन्स वाला तार फेज के लिए, अगर इस पर रिस्पॉन्स अच्छा आया तो दूसरा पार्ट जरूर लाऊंगा। हो सकता है ये न्यू, अगर लौटने का रास्ता जाएंगे आपके कुछ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से शुरू करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, हरा तार का प्रयोग हमेशा अर्थिंग में करते हैं। देखिए, जब तक आपके पास न्यूट्रल नहीं रहेगा ना, आपको बिजली का झटका नहीं लग सकता है। करंट कहता है कि हम चले जाएंगे, और जैसे हमको लौटने का रास्ता मिल गया तभी हम करंट मारेंगे। अगर लौटने का रास्ता नहीं है ना, तो हम करंट मारेंगे ही नहीं मारेंगे। तो जो ट्रांसमिशन लाइन आ रही होती है, इसमें न्यूट्रल जानबूझ के नहीं दिया जाता है कि गलती से भी कोई इसे टच कर जाए तो उसे केवल फेज मिले। अगर न्यूट्रल दे देंगे तो लौटने का रास्ता मिल जाएगा, उसे करंट मार देगा। इसमें देखिएगा, यहाँ पर पक्षी बैठे हुए हैं, इन पक्षी एक्चुअली देखो, ये मेन रीज़न नहीं है। सर ने जो कहा कि
अगर न्यूट्रल मिल जाएगा तो लोग मर जाएंगे, इसलिए तीनों वायर डाल दो। देखो ये इनको कौन टच करने जा रहा है, मुझे आप लॉजिकली बताओ। ये टावर है, ठीक है, टावर के ऊपर 3 वायर है, आपने न्यूट्रल क्यों नहीं दिया? किसी को शौक नहीं, उधर टच करने जा कौन रहा है, आप बताइए मेरे लिए, ठीक है। या आपने पंछी बैठने वाले थे तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए आपने न्यूट्रल वायर नहीं दिया, वो भी पंछी बेचारे एक वायर पे बैठेगा, 2 पे तो बैठेगा नहीं, एक साथ इतने दूर दूर वायर है। द मेन रीज़न बिहाइंड इट कि हम कॉस्ट कम कर सके, जो न्यूट्रल वायर है उसकी ज़रूरत नहीं होगी, बिकॉज एट द एंड हम ट्रांसफार्मर यूज़ करने वाले हैं जो कि आइसोलेटेड रहता है, ठीक है। तो हम 3 फेज ट्रांसफार्मर यूज़ कर सकते हैं। तो मेन रीज़न कि कॉस्ट कम लगे, इसलिए हम 3 फेज से पावर सप्लाई करते हैं, 4th वायर का यूज़ नहीं कर सकते। 4th वायर जो रहता भी है जनरली इन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन एट हायर वोल्टेज लेवल, वो कम्युनिकेशन के लिए रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे सर का थोड़ा सा गलत है कि हम न्यूट्रल वायर क्यों नहीं देते, किसी को करंट ना लगे, भाई इतने ऊपर जाके कौन पकड़ने वाला है यार, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पक्षियों को करंट नहीं मारेगा क्योंकि ये केवल फेज पर बैठे हैं, न्यूट्रल मिलेगा तभी मारेगा। यहाँ इस पक्षी को देखिए, इसमें भी देखेंगे एक फेज है, ये 3 ठो फेज हो गया। और देखो एक्चुअली मैं बताऊँ ना, पक्षी भी आपने देखा होगा कि ज़्यादा हाई वोल्टेज पर वो भी नहीं बैठता। आप 700 किलो वोल्ट पे बैठे पंछी को बताओ भाई, ये 700 बैठ सकते हैं कुछ कुछ, बट छोटे छोटे पंछी हैं, बट ज़्यादातर पंछी लो वोल्टेज 11 के भी 33 के भी लाइन्स के ऊपर बैठते हैं, 100 के भी 132 के भी, और पंछियों का सरफेस एरिया कम रहता है, इसलिए उनको करंट नहीं लगता, ठीक है। और एक हम ब्लैक कलर से कर देते हैं और ये वाला हो जाएगा आपका न्यूट्रल। इस तीनों में से एक जो होता है, 4 में से एक जो होता है वो न्यूट्रल होता है। अब जैसे ये देखिए, ये पक्षी फेज पे बैठा है, ये भी फेज पे, ये भी फेज पे, 2 फेज पे बैठने से कभी करंट नहीं मारेगा, लेकिन जैसे ये न्यूट्रल पे टच हो जाएगा इसको करंट मार देगा। जैसे यहाँ देखिए ना, बकलवा को ये क्या किया आपने, फेज और न्यूट्रल पे बैठा है, तब देखेंगे तो एक्चुअली यहाँ पे उस सर जो कौवा यहाँ बैठा, जो दिखा रहे हैं यहाँ पे आपके लिए जो इमेज है कि इसने न्यूट्रल पे बैठा और फेस को टच कर लिया। पहली बात तो यह है कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि उसको न्यूट्रल चाहिए, अगर वो 2 फेज़ हैं तब भी शॉक लग सकता है आपको, बिकॉज देयर इज़ अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 फेजेस ऑल्सो। तो अगर 2 फेज़ हैं तो एक फेज़ का इन, दूसरे फेज़ का आउट, पोटेंशियल डिफरेंस वो दिक्कत दे सकता है आपके लिए, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो ओनली न्यूट्रल और फेस के बीच में लगे, फेस टू फेस भी करंट लग सकता है, ठीक है। ये थोड़ा सा बैठा हुआ है, ये कौवा फेज पर बैठा हुआ है, तो इसको करंट नहीं मारेगा क्योंकि न्यूट्रल नहीं है इसके पास। लेकिन ये आदमी को देखिए, बकलोलवा को, अपने जमीन पर खड़ा है, तो जमीन से इसको न्यूट्रल मिल जाएगा क्योंकि करंट को जाने के लिए न्यूट्रल जमीन है, सबसे बड़ा न्यूट्रल जो होता है वो जमीन होता है। तो ये तो न्यूट्रल ऑलरेडी है, सबसे बड़ा न्यूट्रल ज़मीन होता है। मैं इन वर्ड्स पे ज़्यादा ध्यान दे नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं इसको मैं वीडियो को बहुत लाइटली लेकर चल रहा हूँ। अगर मैं हर एक छोटी बात पकड़ने गया तो वीडियो 1 घंटे से ऊपर की चली जाएगी, तो अभी इन बातों को नेगलेक्ट करते हैं, बट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। है। और इसके मैं जो बड़े इस वीडियो से मैं 1-2 टॉपिक ही लेने वाला हूँ में से भी। ऊपर से ये किसी लोहे के छड़ द्वारा इसको छू दिया है, तो ये तो छू के ले आया है किसको, ये तो लेके आ रहा है फेज को, अपने पैर जमीन पे खड़ा है, मिल गया न्यूट्रल, फेज न्यूट्रल मिल गया, मारेगा इसे, जो मरेगा ये। देखिए रेलवे का जो ओवरहेड इक्विपमेंट OHE वायर गया रहता है, अगर आप इस वायर को पकड़ के लटक जाते हैं तो आप तो केवल एक फेज बन गए, मतलब करंट जो है वायर से आपके शरीर में आ गया है, लेकिन आपको झटका नहीं मारेगा क्योंकि झटका मारने के लिए उसको चाहिए न्यूट्रल। आपको आप देखो जैसे सर ने कहा कि आप जैसे OHE जो हाई वोल्टेज वायर आया है रेलवे लाइन का, उसको पकड़ के खड़े हो जाओ, ठीक है। तो पकड़ खड़े मत रहो, पकड़ के लटक जाओ तो अब करंट नहीं लगेगा। कितने ही बच्चे हैं जो रेलवे स्टेशन पे प्रोटेस्ट करते हैं और इधर उधर निकल जाते हैं, ठीक है। सर के पटना में अभी रेलवे के सामने प्रोटेस्ट हुए थे बच्चों के। अगर कोई इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके ये सच में कर दे, मैं नहीं बोल रहा कि ऐसा कोई करेगा या इसमें किसी में दिमाग नहीं होगा वही करेगा आई थिंक, बट मान लो सर ने कहा था कि उस पर लटक जाते हैं तो करंट नहीं लगेगा। अगर मान लो कोई गलती से बच्चा ऐसा करने लगा तो आई डोंट नो उसका क्या होगा, बिकॉज यू विल गेट अ वेरी बैड शॉक। छोटा मोटा भी नहीं, भयंकर वाला शॉक लगेगा। 25 किलो वोल्ट है, मजाक नहीं है वो। अब आप पंछी, अपने आप को पंछी समझ रहे हो तो पंछी ही मोदी जी का मीम था आई थिंक, उड़ता ही फिरूँ मैं, तो आप उड़ जाओगे आई थिंक, बिकॉज करंट लगने में एक और चीज़ का रोल होता है, नेम कैपेसिटेंस। आपकी बॉडी उस वक्त एक कैपेसिटर प्लेट की तरह बिहेव करेगी और जो इन्वायरमेंट है वो दूसरे कैपेसिटर प्लेट की तरह, और उस वक्त जो आपकी कंडीशन होने वाली है आई डोंट नो। कभी लटक मत जाना कोई भी ऐसा, देखो भाई सर ने बोल दिया लटक जा, आपका फेस बन गया, कुछ नहीं होगा, आप भुन जाओगे। और अब मैं क्या ही बोलूँ, 25,000 किलो वोल्ट है, उसका वोल्टेज का कुछ तो इज्जत कर लो। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं।
न्यूट्रल नहीं है। आप कहेंगे तो ट्रेन कैसे चल जाती है? तो ट्रेन जो होती है ऊपर से लेती है फेज और उसके रास्ते उसके मोटर में आता है करंट, और चक्का जो होता है उसके इस रेल पटरी पर रहता है, और जगह जगह से रेल पटरी को जमीन से जोड़ा गया रहता है वायर द्वारा, तो पटरी से मिल जाता है न्यूट्रल और ट्रेन चल जाती है। अगर कोई इलेक्ट्रिक मिस्त्री पोल पर चढ़ा होता है तो वो अपने हाथ में रबड़ का ग्लव्स पहने रहता है जो इंसुलेटर का काम करता है। साथ ही अगर आप देखेंगे तो इसमें ये एक तो ये फेज हो गया है 3 ठो, और ये वाला एक हो गया न्यूट्रल। तो ये देखिए ये केवल इन फेज के पास में है, न्यूट्रल पे नहीं है। इसको करे, जहां ये न्यूट्रल को टच करेगा इसको भी मार देगा। तो आप एक्चुअली यहाँ पे वो 2 फेस के पास है, अगर वो फेस को भी टच करता है तो ये बहुत डेंजरस है, ठीक है। दोनों फेस को टच करता है, इट इज़ टू डेंजरस, है ना। तो और दूसरी बात है कि इस तरीके से, हाँ मैं टेक्निकल डिटेल्स में ज़्यादा जा रहा हूँ मुझे पता है, बट कोई भी चालू लाइन पे क्यों ही हाथ लगाएगा यार, बंद करके चढ़ते हैं वो उस पर, ठीक है। और और मे बी 240 वोल्ट होगा वो, इसलिए वो उस पर चढ़ा हुआ है, चालू भी है। तो बट अगर वो 2 फेस को भी टच करता है तो ही विल गेट अ वेरी बैड शॉक। ज़रूरी नहीं न्यूट्रल हो वहाँ पे, ठीक है। नहीं कोई समझे यहाँ पे तो 3 वायर हैं, तीनों फेज हैं, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, टच कर लो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप 2 फेस को टच करते हो तो वो भी आपको शॉक देता है, ठीक है। आपको न्यूट्रल पे बच के रहना है। ट्रेन के ऊपर अगर आप चढ़ जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेन के ऊपर चढ़ के अगर OHE को पकड़ लिए तब तो मारेगा ही आपको, क्योंकि ट्रेन जो है वो जमीन से टच में आपको मिला है न्यूट्रल, और ऊपर से ले लिए फेज, आपको उड़ा देगा, उड़ जाएंगे आप तुरंत। लेकिन अगर आप लटक के झुलवा झूल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप झुलवा झूलिए, किसी पे इस पे झूलिए, लेकिन याद रखिए झूला झूलते समय ना अगर आप न्यूट्रल पे टच हुए ना तो झुला देगा अच्छा से। कोई इलेक्ट्रिक मिस्त्री आपके घर का देखो अब सर ने फिर से कहा कि आप तार पे झूलिए, तो अब बच्चे झूल जाएं तो ये मत बोलना कि सर की गलती है, ठीक है। बिल्कुल मत बोलना, कोई भी मत बोलना, सर ने हमको बिल्कुल सही पढ़ाया है, ठीक है। तो आई थिंक इट इज़ टाइम टू एंड द वीडियो। लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। एंड दैट इज़ माई फर्स्ट प्रॉपर वीडियो दैट आई एम अपलोडिंग ऑन यूट्यूब। हाँ बहुत लंबी है वीडियो, बहुत लंबी हो चुकी है आई थिंक, एंड आई थिंक आई शुड इट इज़ टाइम टू, बिकॉज अभी मैंने 2-3 यूट्यूब चैनल ही कवर अप किए हैं। अगर रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी जल्द ही बनाऊंगा, ओके। एंड वन मोर थिंग, देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, आई एम जस्ट अ स्टूडेंट और मुझे इतना नॉलेज अभी नहीं है, ठीक है। बट आप सोच सकते हो ऑल ऑफ दीज आर टीचर्स ऑफ हाई स्कूल स्टूडेंट्स एंड कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम स्टूडेंट्स। अगर वो इस तरीके से पढ़ाएंगे तो आई डोंट नो कि ये कुछ रेलेवेंट तरीका है। मुझसे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बैठे हैं, अगर वो इनको खोल के बैठ गए इन वीडियोज़ को तो बेचारा वो तो सर ही पकड़ लेंगे अपना कि वो क्या करे, ठीक है। और अच्छा हुआ ये इंग्लिश में नहीं दे रहे हैं, नहीं तो वो जो बाहर की यूट्यूबर पकड़ पकड़ के जो सुताई लगाते अपने यहाँ की, ठीक है, वो तो बता भी नहीं सकता। तो अच्छा हुआ ये हिंदी में ही सीमित है। ऐसा ना हो कल को सर इंग्लिश में कोई चैनल चालू कर दें और उस पर ये चल रहा है तो इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा बेइज्जती हमारी हो सकती है। तो मैं शुक्र मनाता हूँ कि काश ये हिंदी में ही रहे, हिंदी तक सीमित रहे ये सब चीज़ें, बिकॉज वो नहीं बख्शते, हम लोग बख्श देते हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन, सी यू अगेन।